आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मन के जीते जी। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। दैट इज़ होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आज की डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है और यह पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा गुर है जो हम सबको जीवन भर काम आएगा। यहाँ मैं आपके लाभ के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ। आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकें। इसके रिकॉर्डिंग को कम से कम 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा। इसे दूसरी या तीसरी बार सुनने पर हो सकता है कि आपको मेरी बातों में कुछ नया ना मिले, पर यह पक्का मानिए कि आपको हर बार अपने ही अंदर कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर का आज का टॉपिक मन के जीते जीत। मैं इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। स्वीडन के रहने वाले रेसर गुंडर हैग ने 4 मिनट और 1.5 सेकंड से कुछ कम समय में, दरअसल 4 मिनट और 1.4 सेकंड, 4 मिनट्स एंड 1.4 सेकंड्स में 1 मील की रेस कवर की। सन 1940 से 1945 के दौरान, 1940 टू 1945, इस दौरान के वक्फे में उन्होंने 1 दर्जन से भी ज़्यादा नए रिकॉर्ड बनाए। उनका ऑरा बहुत था। समझने वाली बात है, आज हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, तब गुंडर हैग का ऑरा भी उनसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। तो जिस आदमी ने 1 दर्जन से भी ज़्यादा नए रिकॉर्ड बनाए हों, बार बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा हो और फिर नया रिकॉर्ड बनाया हो, तो वो तो खुदा बन ही जाता है। गुंडर हैग का ऑरा सचमुच बहुत था। वो तब एथलेटिक्स के भगवान थे। और उनका सबसे बढ़िया रिकॉर्ड जो 1945 में उन्होंने बनाया वो 4 मिनट और 1.5 सेकंड का था। तो परिणाम यह हुआ कि उस वक्त के साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोचेज़, ट्रेनर्स और रेसर्स जितने भी लोग थे, उन सब ने ये मान लिया कि ये ह्यूमन बॉडी की इंतहा है कि कोई भी आदमी 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की दूरी दौड़कर तय नहीं कर सकता। ये कैपेबिलिटी की इंतहा मान ली गई कि ह्यूमन बॉडी इससे आगे नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा झेल नहीं सकती। अब चूंकि सब इसको सच मानते थे, इसलिए हर कोई इस बात को दोहराता भी था। अब अगर सारे साइंटिस्ट, सारे कोचेज़, सारे ट्रेनर्स, सारे एथलीट एक ही बात कह रहे हो तो हर कोई उसे सच मानेगा। गुंडर हैग का 4 मिनट 1.5 सेकंड में 1 मील की दूरी दौड़ने का रिकॉर्ड 9 साल तक कायम रहा। 9 साल तक कायम रहा और 1954 में इंग्लैंड के एक सज्जन बेनिस्टर रोजर होग ने उसको तोड़ा। तो उनका जो रिकॉर्ड था जो 1954 में नया बना, वो था 3 मिनट 59.5 सेकंड्स। और जो पहला रिकॉर्ड था गुंडर हैग का वो 4 मिनट और 1.5 सेकंड का था, यानी कुल 2 सेकंड का फ़र्क था इस नए रिकॉर्ड में जो 1954 में बना, 9 साल बाद टूटा। वो सिर्फ 2 सेकंड एडवांस हुआ, 2 सेकंड पहले उन्होंने गोल पोस्ट को टच किया और वो इस तरह से नया रिकॉर्ड बना। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई।
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें समझने के लायक है, वो है कि जो नया रिकॉर्ड बना वो सिर्फ 46 डेज तक रहा। उसके बाद एक और रेसर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और मज़ेदार बात जो मैं सच कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद 26 डिफरेंट एथलीट्स ने, 26 डिफरेंट रेसर्स ने उस रिकॉर्ड को 66 टाइम्स तोड़ा। आप ये सोचिए, जो रिकॉर्ड 1940 से बनता चला आ रहा था, इम्प्रूव हो रहा था, और 1945 में मान लिया गया कि ये इंतहा है, 9 साल बाद जब वो टूटा वो सिर्फ 46 डेज तक ही रह सका। क्या कारण हुआ? क्या पहले के कोचेस खराब थे? क्या बाद के कोचेस ज़्यादा सयाने थे या ज़्यादा मेहनत की रेसर्स ने? नहीं, कुछ भी नहीं। असल बात ये है कि मन में जो वहम था, जो लिमिटिंग बिलीफ था कि 4 मिनट से पहले कोई इसको कवर कर ही नहीं सकता, वो 1954 में टूट गया। एक बार वो बिलीफ टूट गया, दीवार ढह गई, वहम दिल से हट गया, तो सबको लगा यस, ये तो पॉसिबल है, हम भी कर सकते हैं। और फिर ये देखिए कि 26 अलग अलग लोगों ने उस रिकॉर्ड को 66 टाइम्स तोड़ा। तो समझने वाली बात यही है कि मन में अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ हो तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम इसकी पेरेंटिंग के साथ जोड़ करके आगे और चर्चा करेंगे, पर पहले मैं इंग्लैंड का एक और छोटा सा उदाहरण इतिहास का देना चाहूँगा। इंग्लैंड में, लंदन में हाइड पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, कई सारे एकड़्स में फैला हुआ पार्क है, और उसके बहुत सारे डिवीजन हैं, अलग अलग पार्क्स हैं उस अकेले पार्क में। उसमें से एक पार्क को 1966 में एक मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने गवर्नमेंट की परमिशन के साथ मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया। बड़ा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने वहाँ पर बहुत लंबे लंबे पेड़ उगवा दिए और उनके साथ लंबी लंबी रस्सियाँ लटका दी उनकी डालियों के साथ, प्लस वहाँ इस तरह के झूले लगाए जो हम माँ बाप के लिहाज से बच्चों के लिए खतरनाक है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, माँ बाप के नज़रिए से बच्चों के लिए खतरनाक है। वहाँ उन्होंने फिर उसके बाद आसपास के रेजिडेंट्स को इनवाइट किया कि आप आइए और इसका आनंद लीजिए। माएँ आने लग गई, बच्चे आने लग गए। माएँ बैठ करके, माताएं अपनी गपशप मारती थी और बच्चे झूलों पर चढ़ते थे। तो जब बच्चे झूले पर चढ़ते थे और किसी मदर की निगाह पड़ी अपने बच्चे पर, छोटा सा बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का, उसको डर लगता था, अरे बच्चा गिर जाएगा, इतना ऊपर चढ़ गया, ये तो इतना खतरनाक झूला है, और वो चिल्लाने लगती थी, अरे अरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब बच्चा जो है छोटा सा 6, 7, 8 साल का, उसको लगता था मेरी माँ मेरी ह्यूमिलिएशन कर रही है सबके सामने, क्या कर रही है ये, मुझे समझती क्या है, मैं इसको और ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। और वो अपनी औकात से भी ज़्यादा ऊंचा चढ़ जाता था। और फिर उधर से माँ चिल्लपों कर रही है, बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, बच्चा गिर गया, एक्सीडेंट हुआ, मरहम पट्टी हुई, और लगातार इस तरह के एक्सीडेंट्स रिपीट होते रहे। सिचुएशन इतनी ख़राब हुई कि अल्टीमेटली रेजिडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा गवर्नमेंट के पास कि इस हिस्से को, बाग के गार्डन के इस हिस्से को बंद कर दो, और वो बंद कर दिया गया, सील बंद हो गया, बच्चों का वहाँ जाना बंद हो गया। अब लगभग अब उसका जो आउटर पार्ट था, बच्चे वहाँ खेलते थे, काम चला लेते थे, दिल में परेशान होते थे पर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सील था। अब एक दिन बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे और वॉलीबॉल जो बॉल था वो दीवार टाप करके और अंदर गार्डन के उस हिस्से में चला गया जिसे सील बंद किया हुआ था। अब बच्चे, आप जानते हैं, बंदर होते हैं, बच्चा एक झुका, उसके ऊपर दूसरा, और बच्चे ने छलांग लगाई अंदर बॉल लेने के लिए। अब 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, बच्चा बाहर ही नहीं आया। सारे बच्चे डर गए, पता नहीं क्या हुआ उस बच्चे के साथ, क्या हुआ। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं कम से कम। तो वो फिर उन्होंने जब दीवार को झांक करके देखना शुरू किया तो सबको हैरानी हुई कि वो बच्चा तो मज़े से झूले झूल रहा है अंदर, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं, झूले इतने सारे, वो अकेला। सारे बच्चों ने फटाफट दीवार टापी, अंदर चले गए। प्लीज़ अब जो नई इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उसके बाद
8 महीने तक बच्चे माँ बाप से छुप छुप करके दीवार टाप करके बाग के उस हिस्से में जाते रहे, झूले झूलते रहे और एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। नोट करने वाली बात यही है कि एक भी एक्सीडेंट 8 महीने में नहीं हुआ जब माँ बाप नहीं थे, और जब माएँ साथ होती थी तो हर रोज़ एक्सीडेंट होता था, इनवेरिएबल एक्सीडेंट होता था, विदाउट फेल एक्सीडेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि बच्चे अपनी औकात समझते हैं और उसके मुताबिक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बशर्ते कि हम उनकी इंट्यूटिवनेस को रोकें नहीं। अक्सर यही माना जाता है कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं उसके बाद से उनकी जो कुदरती इंट्यूटिवनेस है वो कम होनी शुरू होती है, क्योंकि हम उन पे तरह तरह के रोक लगाना शुरू कर देते हैं। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब ही तुम ज़्यादा छोटे हो। बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि किस बात के लिए वो ज़्यादा बड़ा हो गया, किस बात के लिए वो अभी भी छोटा है। हर चीज़ में उसको ये लगता है मुझ पे तो रोक लगाई जा रही है। तो ये जो चीज़ है लिमिटिंग बिलीफ वाली बात, ये माँ बाप को अपने दिल से भी निकालनी चाहिए, बच्चों पर विश्वास करना चाहिए और उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए। यस, ध्यान रखें, क्यों नहीं, पेरेंट्स हैं हम, हमारा फ़र्ज़ है बच्चों का ध्यान रखें, वो कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती ना कर दें, ये ध्यान रखना हमारा काम है, उन्हें समझाना भी हमारा काम है, लेकिन उनको डिस्करेज भी ना करें। ये तो इतिहास की बात थी। अब मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। चंडीगढ़ के अपने एक मित्र की बात करूँगा। मेरे मित्र हैं पंकज सेतिया जी, उनकी धर्मपत्नी है शीनू जी, जो एक पायलट थी और साथ ही पायलट होने के अलावा बहुत बढ़िया डांसर और सिंगर। अब डांसिंग में उनका करियर परवान चढ़ रहा था, स्टेज परफॉर्मेंसेस में उनको बहुत ज़्यादा तालियां मिलती थी और वो अपने आप में एक प्रोफेशनल करियर था। अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इस हद तक का रहा कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में और हेड इंजरी हुई और वो कोमा में चली। 2 महीने तक शीनू जी कोमा में रही। उसके बाद जब होश में आई तो फिजियोथेरेपी के बाद धीरे धीरे रिवाइवल की प्रोसेस शुरू हुई और बहुत लंबी मेहनत के बाद जाकर के उन्होंने स्टिक की सहायता से धीरे धीरे चलना शुरू किया। 40 साल की उम्र में आज भी वो स्टिक की सहायता से ही चलती हैं। अब न तो डांस पॉसिबल था, न पायलट बने रहना, पर दिल नहीं छोड़ा। अब उन्होंने ये सोचा, एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, आगे की तरफ ध्यान दो, लेट्स मूव ऑन, एंड शी स्टार्टेड लाइक दिस। और उन्होंने सिंगिंग पर फोकस करना शुरू किया, रियाज किया दोबारा। और उनका एक पंजाबी गाना जो शादियों में बहुत ज़्यादा बजता है, चन्न मखना के नाम से रिलीज़ हुआ कुछ समय पहले, और उसको पीटीसी चक दे ने और टी सीरीज़ की कोलैबोरेशन में रिलीज़ हुआ। और वो गाना इतना मधुर है, इतना पेपी है, इतना शानदार है कि बारात में या किसी फंक्शन में जब वो गाना बजता है तो लोग नाचना शुरू कर देते हैं, अनायास नाचना शुरू कर देते हैं। और ये गाना यूट्यूब पर इतना पॉपुलर है कि थाउजेंड्स के लिहाज से इसके डाउनलोड्स हुए। तो सवाल ये है कि सफलता कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। सफलता की परिभाषा बहुत आसान है। आप हमें समझना है सफल कब होते हैं और लगातार कब सफल होते रहते हैं। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रू सक्सेस इज ओवरकमिंग द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। आई रिपीट, ट्रू सक्सेस इज ओवरकमिंग द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। असफल होने के डर पर काबू पा लेना ही सच्ची सफलता है। जब आपको असफल होने का डर खत्म हो जाता है तो आप सफल हो जाते हैं। ये सच्ची सफलता है। हमने 2 पॉइंट्स पे बात की थी। एक तो ये कि सफलता क्या है और कैसे आती है, वो मैंने आपको अभी बताया। दूसरा ये बताया कि असफलता का डर चला जाए तो सफलता शुरू होती है। अब अगला सवाल है कि लगातार सफल कैसे होते हैं, बार बार कैसे सफल, अपनी सफलता को रिपीट कैसे करें कंसिस्टेंटली। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा गुर है, पर बहुत आसान है। शतरंज की फील्ड में एक बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं गैरी कास्परोव। हर बार जीतते थे, बड़े से बड़े खिलाड़ी को हरा देते थे।
उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, आप बार बार जीतते हैं और ऐसे खिलाड़ियों को जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आप उनको भी हरा देते हैं, आपके सामने वो हार जाते हैं, बाकी सब जगहों पे जीतते हैं, तो क्या है आपका? कोई राज है, कोई गुर है, क्या चीज़ है? कई बार ऐसा लगता है कि आप अब हारे, लेकिन फिर आप कम बैक करके और उसको हरा देते हो। तो गैरी कास्परोव ने बड़े विश्वास के साथ एक मज़ेदार बात कही कि लोग सफलता और असफलता के बीच में अंतर करना नहीं जानते। इस बात का खुलासा करने की ज़रूरत है। असफलता से सीख लेकर आप सफल हो सकते हैं, पर सफलता से सीख लेकर आप लगातार सफल हो सकते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, असफलता से सीख लेकर आप सफल हो सकते हैं, पर सफलता से सीख लेकर आप लगातार सफल होते रह सकते हैं। मैं इसका दोबारा खुलासा करूंगा, इस स्टेटमेंट को आसान बना देता हूं ताकि आप सबको ये भी समझ में आ जाए और किसी दूसरे को भी अगर आपने बाय द वे समझाना हो तो आपको वो भी क्लियर हो जाए, ईजी हो जाए। तो गैरी कास्परोव ने कहा कि मैं जब भी शतरंज के गेम में खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करता हूं तो ये याद करता हूं कि पिछली बार के जीते गए गेम में मैंने कौन सी चाल चली थी जिससे मैं जीत गया, कौन सी मूव थी जिसने मुझे विनिंग चैंपियन दोबारा बना दिया। मैं उसी मूव को दोबारा दोहरा देता हूँ। हम क्या करते हैं? हम एनालाइज करते हैं कि हम क्यों हारे, अपनी कमियों पर, कमज़ोरियों पर, वीकनेसेस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, उस पर काम करना, उस पर ट्रेनिंग लेते हैं, काम करते हैं। हमारा फोकस कहाँ है? कमियों पर। और गैरी कास्परोव का फोकस कहाँ था? सफलता वाली मूव्स पर, जीत दिलाने वाली मूव्स पे, विनिंग मूव्स पे। इस अंतर को समझना ज़रूरी है। हमें अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को समझना चाहिए, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना, अपने आप पे वर्क करना, वो सब कुछ ज़रूरी है। उसे करने से कोई इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मत भूलिए कि हमारी कुछ खूबियाँ भी हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स भी हैं। हम स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी खूबियों पर, अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपनी जीत दिलाने वाली मूव्स पर फोकस करें, उनको लेवरेज करें, उनको रिपीट करते रहें, तो हम अपनी सफलता को भी रिपीट कर सकते हैं। ये लगातार सफल होने का गुर है जो उनको लगातार सफल बनाता है, सफल बनाए रखता है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आज की डिस्कशन में पेरेंटिंग के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको कि ये गुर आप डिटेल में अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए। माँ तो माँ होती है। ये छोटा सा गुर आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। पर प्लीज़ यह भी मत भूलिए कि शादी के बाद पत्नी ही पति की माँ भी होती है, जो उसे सही रास्ता दिखाती रहती है, सीख देती रहती है, प्यार से भी, लड़ झगड़ करके। आप सब ने इस चीज़ को समझा, ध्यान दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और हम बार बार यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसे टिप्स लेकर के आपके पास हाजिर हों जो मैं अपनी ट्रेनिंग में, अपने असली लाइफ में अपने स्टूडेंट्स को और उन एग्जीक्यूटिव्स को जो मेरे पास कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। वही चीज़ें मैं यहाँ पर बारी बारी से इस आधे घंटे के समय में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? इसके पीछे मेरा एक मिशन है। अगर एक माँ इस गुर को समझेगी, सफलता के गुर को समझेगी, तो वो पूरे परिवार को सफल बनाएगी। औरत घर का खूंटा होती है, पूरा घर उससे बंधा होता है। आप में जब सफलता के बिलीफ आएंगे, अफर्मेशंस आएंगी, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा और आपके बच्चे सफल होना शुरू होंगे, आपके हस्बैंड सफल होना शुरू होंगे, आप उनकी संगनी, सफलता की संगनी बन सकेंगी। और परिवार सफल होगा तो समाज सफल होगा, समाज सफल होगा तो राष्ट्र सफल होगा। हम ये चाहते हैं भारत 21वीं सदी का भारत विकसित देश बने, डेवलप्ड कंट्री बने, डेवलपिंग कंट्री ना रहे। इस मिशन के साथ, इस उद्देश्य के साथ मैं वाओ हैप्पीनेस की तरफ से और गृह लक्ष्मी की तरफ से आप सबके सामने हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हाजिर होता हूँ नई टिप्स के साथ। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, सजेशन देना हो,
कोई टिप्पणी देनी हो या मुझसे संपर्क करना हो तो मेरी वेबसाइट www.wowhappiness.org wowhappiness.org wowhappiness.org पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि गृह लक्ष्मी आपके फ़ायदे के लिए हर प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी करती है और वो रिकॉर्डेड वर्जन लाइव रहता है। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें देख सकते हैं। उसका लिंक दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सबको फ़ायदा मिले। गृह लक्ष्मी के इस उद्देश्य में मैं और मेरी कंपनी वाओ हैप्पीनेस हमेशा सहयोगी हैं और बने रहेंगे और हम इसी उद्देश्य के साथ हमेशा काम करते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, नई टिप्स बांटते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई नया सजेशन, कोई नया पॉइंट या आप ये चाहें कि हम किस नए टॉपिक पर बात करें तो आप हमेशा हमसे संपर्क करके, गृह लक्ष्मी से संपर्क करके, वाओ हैप्पीनेस से संपर्क करके या अपने होस्ट पीके खुराना के साथ संपर्क करके अपना सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम होंगे। जहाँ कहीं आपको लगे हमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम खुश होकर के आपके सुझावों को मानेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हम आगे बढ़ें, सब आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और हम एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएं। हम सिर्फ न सफल हों बल्कि हम खुश भी हों। जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि हम जेन्युइनली हैप्पी हों सक्सेस के साथ। तो सक्सेस कभी भी अधूरी है तब तक जब तक उसमें खुशी शामिल ना हो। हम देख चुके हैं, जानते हैं, हर रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, एक से एक बड़ा आदमी, एक से एक प्रभावशाली आदमी, एक से एक अमीर आदमी, समृद्ध आदमी, संपर्कों वाला आदमी, इज्जतदार आदमी आत्महत्या कर देता है। तो सफलता के मायने धन नहीं है, सफलता के मायने बड़ी पोस्ट नहीं है, सफलता के मायने बड़ा बिजनेस नहीं है। उन सब में जब तक खुशी ना जुड़े तो खुशी जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है। और पेरेंटिंग की इस टिप में सबसे बड़ी यही बात है कि जब आप बच्चे को सफल होने के गुर सिखाती हैं, उन पर रोक टोक नहीं लगाती, उनको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती हैं तो उनको सफलता तो मिलती ही है, साथ में उनको खुश रहने का बहाना भी, खुश रहने का कारण भी ज़रूर मिलता है। एक माँ के रूप में आप हमेशा ये करती हैं, हमेशा ये करती रहेंगी, ये मुझे विश्वास है। उसमें जो एक हैप्पीनेस गुरु के रूप में, एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच के रूप में मेरी कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है, वो मैं हमेशा खुश होकर के करता रहूँगा। गृह लक्ष्मी का हम सबको धन्यवादी होना चाहिए जिसने यह मंच प्रदान किया कि हम इतनी अच्छी बातें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला कर के आगे बढ़ सकें। अब आज का यह प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर ख़त्म होता है। आपके होस्ट पीके खुराना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।